जय हिंद दोस्तों। सीटेट 2026 में आज हम विज्ञान में यानी साइंस में पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। तो आप तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि विज्ञान में आज अच्छे प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। पहला प्रश्न है कि किसी छात्र ने हरे पत्ते को कुछ समय तक अंधेरे में रख दिया। बाद में आयोडीन परीक्षण करने पर पत्ती का रंग नीला काला नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? क्या पत्ती में जल नहीं था, पत्ती में क्लोरोफिल नहीं था, स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं बने? तो इस प्रश्न का सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि अंधेरे में जब रखेंगे तो प्रकाश किरण वहां पर नहीं जाएगी, और जब प्रकाश किरण नहीं जाएगी तो वहां पर आपका पत्ती का रंग जो है नीला काला नहीं होगा, क्योंकि नीला काला तभी होगा जब हम आयोडीन परीक्षण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की सी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च का जो निर्माण है वो नहीं हुआ है। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए स्टार्च नहीं बनता और आयोडीन परीक्षण नीला काला नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में घर्षण बल सबसे कम होगा? खुरदुरी सड़क पर साइकिल चलाया जाएगा तो वहां तो घर्षण होना ही है ना, वहां पर सबसे ज्यादा होगा। बर्फ पर अगर फिसल रहे हैं, ठीक है, कच्ची सड़क पर चल रहे हैं तो यहाँ पर भी घर्षण होगा। रेत पर चल रहे हैं तो भी घर्षण होगा। यानी बर्फ जो होता है वो आपका क्या होता है? पॉलिशदार होता है, चिकना होता है। तो चिकने सतह पर जो घर्षण बल होता है सबसे कम होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बर्फ की सतह चिकनी होने के कारण घर्षण बल बहुत कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपको देखने को मिलेगा कि यदि किसी पौधे को कई दिनों तक प्रकाश न मिले तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो सबसे पहले की बात ही छोड़िए, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। तो जब प्रकाश ही नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया प्रभावित होगी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के अभाव में भोजन जो है ना पौधों को नहीं बन पाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपको देखने को मिलेगा कि धातुओं में विद्युत प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होता है, न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों या परमाणुओं का आकार होता है? तो आपको एक बात बता दें कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी जो उपस्थिति होती है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने से पता चलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं, जिससे विद्युत का प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपको देखने को मिलेगा कि मानव शरीर में जो पित्त है यानी बाइल है का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होगा? लीवर में होगा। यानी ऑप्शन आपके अग्नाशय है, यकृत है, अमाशय है, छोटी। कई लोग क्या करेंगे, पित्त का पित्ताशय यानी अग्नाशय लगा देंगे, ये गलत जवाब हो जाएगा। पित्त का निर्माण जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा इसका संग्रह पित्ताशय में होता है। संग्रह ध्यान दीजिएगा, संग्रह पित्ताशय में होगा, लेकिन इसका निर्माण जो है वो यकृत में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जाइलम जो होता है वो भोजन का परिवहन करता है, बिल्कुल गलत बात है। फ्लोएम जल का परिवहन करता है, बिल्कुल गलत बात है। जाइलम जल एवं खनिज का परिवहन करता है, ये सही बात है, ठीक है। फ्लोएम ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये गलत। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जाइलम होता है वो जल एवं खनिजों का परिवहन करता है, ये युग्म आपका सही लग रहा है। जाइलम जल एवं खनिजों का तथा फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ये ध्यान दीजिएगा। जौ से जल हो जाएगा और फ्लो से फ्लो कहाँ पे होता है? भोजन में, तो फ्लोएम। तो जल से बस आप जाइलम से जल याद रखिएगा, फ्लोएम से भोजन अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है? क्या वो तांबा है, जिंक है, लकड़ी है या प्लास्टिक है? तो इन सभी पदार्थों में जो आपका जिंक होता है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि जो जिंक होता है उसको उभयधर्मी बोलते हैं। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी इसके अंदर नेचर होता है, इसी की वजह से ये दोनों के साथ आपका रिएक्शन कर जाता है, क्रिया कर जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपको देखने को मिलेगा कि यदि किसी परिपथ में बल्ब नहीं जल रहा है तो सबसे पहले क्या जांच करेंगे आप। यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या बल्ब और सेल का सही संयोजन देखेंगे, कमरे का तापमान, तार का रंग, बल्ब का आकार, इससे मतलब नहीं है, इसका संयोजन सही है कि नहीं, मतलब जुड़ाव सही से हुआ है कि नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विज्ञान में समस्या समाधान का पहला चरण परिपथ के सभी संयोजनों की जांच करना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, जो कि अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय माना जाएगा। तो जैव को विविधता संरक्षण करना है, संरक्षण में बचाना है, तो वनों की कटाई, यहाँ पर तो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शिकार करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य बनाएंगे जिससे संरक्षण हो पाएगा। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता संरक्षण के प्रभावी उपाय माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 जो कोई आपके सामने अच्छे प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण में कॉन्सेप्ट मैपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या उत्तर रटाना, रटाना तो निगेटिव वर्ड है, गृहकार्य भी नहीं देना है, केवल भी निगेटिव वर्ड, तो सही जवाब अपने आप आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। अवधारणाओं के बीच संबंध स्पष्ट करना। कॉन्सेप्ट मैप विद्यार्थियों की वैचारिक समझ को मजबूत बनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे, ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे लेकिन उसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया तो क्या हो जाएगा। उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब क्या बदलाव होगा उसके द्रव्यमान में, घनत्व में, भार में, आयतन में। तो ये बताइए, पृथ्वी पर जो उस वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं भार, अगर वो समान है तो वह समान है, तो फिर पृथ्वी से चंद्रमा ले जाने पर इसके भार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान जो होता है ना, वो दोनों का स्थिर रहेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण वहां पर कार्य नहीं करेगा, जिसके वजह से भार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो सीटेट के अनुसार विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। केवल निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पर क्या जवाब, सभी उत्तर स्वयं की बात नहीं करनी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिगम का सुगम करता बनना, यानी रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक मार्गदर्शक एवं सुगम करता होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा प्रश्न है कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। केवल निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयोग, परियोजना, अवलोकन एवं सतत मूल्यांकन जो है इस प्रश्न का सही जवाब। सीटेट में सीबीएसई और सीटेट दोनों ने दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवं सतत मूल्यांकन पर बल देने की बात की है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 आपके लिए है कि यदि किसी पौधे की सभी पत्तियां हटा दी जाएं तो सबसे अधिक किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब सब पत्तियों का निर्माण भोजन बन रहा है, ये सब प्रकाश संश्लेषण से हो रहा है, तो प्रभावित प्रकाश संश्लेषण होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, इनके हटने से भोजन का निर्माण लगभग रुक जाता है। तो आज हमने आपके सामने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी प्रश्न में त्रुटि होगा तो आप उसको सुधार करके बेहतर बनाने की कोशिश किए होंगे। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट अगले 6 में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।